चीज का एरिया काफी हद तक कवर कर चुके हैं। जितनी को हदें हमारे पास थी उस हद तक हम कवर कर चुके हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर में, कि थोड़ी सी हमने बातें जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में की। WACC स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने देखा, या इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकाला जा सकता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जा सकता है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी बातें की। ऐसी बातें हैं क्या क्या रहा, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, इसको डोनेट किया जाता है KE से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डोनेट किया जाता है KE से। KE स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे आप लोगों का कोई नाम है ना, वो क्यों है तो उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी CE नहीं है, क्या है, KE है। किसी राइटर ने लिख दिया, उसने नाम रख दिया, तो हमने इसी नाम से चलना है कि CE भी तो हो सकता था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, KE क्यों है, तो भाई उसकी मर्जी। ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है इसको डोनेट किया जाता है KD से। भाई CD भी तो हो सकता था, भाई उसकी मर्जी, उसने KD रख दिया तो हमने KD से चलना है। और ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली हैं। क्या कहला है, WACC हमारे पास दिया हो, इक्विटी हमारे पास दी हो, डेट हमारे पास दिया हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हो तो कॉस्ट ऑफ डेट हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट दिया हो तो उसी फार्मूला में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को X बना के वो भी निकाल सकते हैं। या हमारे पास डेट इक्विटी दी गई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट दिया गया है, WACC, वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, एक टॉपिक आज और कवर करते हैं, मार्केट वैल्यू। तो अगले 3-4 हम क्या करेंगे, कुछ छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर करेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़े छोटे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर हम कोई एक बड़ा टॉपिक कवर करने के काबिल बनेंगे। तभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, WACC क्या था वो हमने देख लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या था वो देख लिया, कॉस्ट ऑफ डेट क्या था वो देख लिया। अब चलते हैं, देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या होती है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू, किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू। क्यों हमें ये चाहिए होती है, अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या देखते हैं, कंपनी की मार्केट वैल्यू देखते हैं, कि उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम ऑफर करेंगे ना। क्या कह रहा है, एक कंपनी की होती है करंट वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। करंट वैल्यू होती है पास्ट के अकॉर्डिंगली, मार्केट वैल्यू होती है फ्यूचर पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली। करंट वैल्यू हो सकता है 100 है, हम उस कंपनी को 150 में खरीद रहे हैं, तो 150 क्या है, मार्केट वैल्यू है, जो फ्यूचर पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, जो करंट वैल्यू से ज्यादा हो सकती है, करंट वैल्यू से कम भी हो सकती है, जो नहीं ज्यादा हो कम भी हो सकती है। अगर कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल जो है वो हमें ताबनाक नजर आ रहा है, नेगेटिव नजर आ रहा है, तो मार्केट वैल्यू करंट वैल्यू से कम भी हो सकती है। मीन करंट वैल्यू 100 है, कंपनी को 70 ऑफर किया, तो जो हमने 70 ऑफर किया ये क्या है, मार्केट वैल्यू। ठीक हो गया, हमें ये कैसे निकालना होती है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। क्यों निकालना होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या देखते हैं, मार्केट वैल्यू देखते हैं। सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है वापडा। ठीक हो गया, वापडा एक कंपनी है जिसके हमने देखा जी के शेयर्स जो हैं टोटल वो हैं सपोज 100,000। तो अगर हमने इसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, देखेंगे मार्केट के अंदर इसके शेयर की प्राइस क्या है, क्या कहला है, और पता चला जी कि क्या प्राइस पर शेयर जो है वो है इसकी सपोज 135। तो आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो, क्या कहला है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 100,000 शेयर्स इंटू 135। तो हमारे पास कितना आ गया, 130,
ये फिगर आ गई हमारे पास, ये क्या है, मार्केट वैल्यू है। ठीक हो गया, ये एक मेथड है मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने का। कितना, एक जीरो और लगेगी, 135 100,000, चलें जी यूं कर लेते हैं। ठीक हो गया। सी एक मेथड है सिंपल सा मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने का, लेकिन प्रैक्टिकली ये मेथड नहीं चलता ऐसे। ये हमारी बुक में, हमारे सिलेबस के हद तक ठीक है, मार्केट वैल्यू ऐसे निकाली जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह के मेथड से मार्केट वैल्यू नहीं निकाली जाती। ठीक है, हमारे सिलेबस की हद तक ये है मेथड। क्यों भाई प्रैक्टिकली क्यों नहीं निकाली जाती? प्रैक्टिकली इसलिए नहीं निकाली जाती, कंपनी के शेयर कुछ किसी और पार्टी के पास होते हैं, कुछ किसी और पार्टी के पास होते हैं। क्या कहला है, किसी पार्टी के पास सपोज मोर देन 50% शेयर हैं, तो वो कौन है, पेरेंट कंपनी। ये क्या है, उसकी सब्सिडरी, और बीइंग अ पेरेंट कंपनी उसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर ज्यादा होती है। क्या कहला है, एक कंपनी है उसके पास सपोज इस कंपनी के 52% शेयर हैं, एक दूसरी कंपनी उसके पास इस कंपनी के 48% शेयर हैं, तो ज्यादा वर्थ किसकी है, 52% वालों की। इनकी उतनी वैल्यू नहीं है। क्यों, पेरेंट कंपनी ये इस कंपनी के सारे डिसीजन ले सकते हैं। इस कंपनी के एम्प्लॉय कौन होंगे, इस कंपनी के डायरेक्टर कौन होंगे, ये कंपनी की पॉलिसीज क्या होंगी, ये कंपनी कहां पे इन्वेस्ट करेगी, ये कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है कितना डिविडेंड देगी, कितना नहीं देगी, ये सारे डिसीजन कौन ले रही होगी, पेरेंट कंपनी। तो उनके पास चूंकि कंपनी को कंट्रोल करने की पावर ज्यादा है, इनके पास उतनी पावर नहीं है, तो इसलिए इनके जो शेयर हैं वो शायद उतनी वैल्यू नहीं रखते जितनी वैल्यू इनके शेयर रखते हैं। क्या कहला, ये कहेंगे जी मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू है 150, ये हो सकता है कहें जी मेरे शेयर की वैल्यू तो 100 में मैंने खरीदा, 100 ही है। क्या कहला, तो फिर ये फार्मूला प्रैक्टिकली नहीं चलेगा। हाँ, हमारी बुक की हद तक, हमारे कोर्स की हद तक ये फार्मूला है, एक मेथड है। क्या मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने का क्या मेथड है, मेथड क्या है, अगर हम इसको लिखें तो मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने का एक पहला मेथड हमारे पास क्या है, मेथड 1। क्या करना है हमने, टोटल शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। देखेंगे कंपनी के टोटल शेयर कितने इसने इशू किए हैं, मार्केट प्राइस कहां से लेंगे हम, स्टॉक एक्सचेंज से। कहां से लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज से लेंगे। कंपनी की क्या प्राइस वहां पे चल रही है, मल्टीप्लाई किया इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड, क्या आ गई, मार्केट प्राइस आ गई। मीन एक मेथड है, एक फार्मूला है ये, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी चीजें नहीं चलती। क्यों, प्रैक्टिकली कंपनी के शेयर होल्डर कुछ क्या डिमांड कर रहे होते हैं, कुछ क्या डिमांड कर रहे होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली थोड़ा औखा होता है ये मार्केट वैल्यू कंपनी की निकालना। ठीक हो गया, चलिए आगे। सो एक मेथड हमने देख लिया मार्केट वैल्यू कैसे निकल सकती है, टोटल शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, टोटल शेयर इशूड इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। एक और छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज एक कंपनी है जिसके एसेट्स हैं सपोज 500, उस कंपनी की लाइबिलिटीज हैं सपोज 300, तो मुझे आप बता सकते हो इक्विटी कंपनी की कितनी होगी, काउंटिंग क्वेश्चन। क्या ख्याल है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। क्या ख्याल है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज क्या हो गया, इक्विटी। ठीक हो गया। ये जो मार्केट वैल्यू कह रहे होते हैं ना, ये मार्केट वैल्यू बेसिकली किसकी कह रहे होते हैं, ये हम कह रहे होते हैं इसकी इक्विटी की, कि कंपनी की मार्केट वैल्यू इतनी है, वो हम बेसिकली किस चीज की कह रहे हैं मार्केट वैल्यू, वो इक्विटी की कह रहे होते हैं, उसके एसेट्स की, उसकी लायबिलिटीज की, उसके रिजर्व की नहीं। किसकी मार्केट वैल्यू कह रहे होते हैं, इसकी इक्विटी की कह रहे होते हैं। अब सपोज इसकी जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू है, या बेसिकली मार्केट वैल्यू नहीं, ये क्या है, बुक वैल्यू है। ये क्या है, बुक वैल्यू है। हमने कहा जी कि कंपनी की इक्विटी की बुक वैल्यू हमारी बुक्स में कितनी है, 200। एक इन्वेस्टर ने कहा कि मैं इस कंपनी को 350 में बाय कर लूंगा। बुक वैल्यू कितनी है, 200। इन्वेस्टर कहता है जी मैं इसको 350 में बाय कर लूंगा। ये 350 क्या है, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू किस चीज की होती है, इक्विटी की होती है।
इक्विटी की जो मार्केट में वैल्यू लग रही है उसे हम मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी का नाम देते हैं कि कंपनी की मार्केट वैल्यू है किस चीज की, मेनली इक्विटी की वैल्यू है। ठीक हो गया। दिस मीन एक इन्वेस्टर ने कहा कि मैं कंपनी को 350 में बाय कर लूंगा। क्यों? क्यों? उससे कंपनी का फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल जो है वो क्या आ रहा है, ज्यादा नजर आ रहा है। मेनली मार्केट वैल्यू है क्या, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है। क्या है? फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। किसी को ज्यादा नजर आ रहा है तो वो क्या करेगा, मार्केट वैल्यू ज्यादा रख देगा, किसी को कम नजर आ रहा है तो मार्केट वैल्यू कम रख देगा। मीन ये एक कंपनी है जिसकी इक्विटी की बुक वैल्यू 200 है तो एक इन्वेस्टर इसको 350 में खरीदने के लिए रेडी है। ये हो सकता है कोई इन्वेस्टर कहे मैं इसको 50 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूं। क्यों? उसे फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा नजर नहीं आ रहा। 2007 में यूके में एक अकाउंटेंसी का बहुत बड़ा कॉलेज था माइल वुल्फ के नाम से, जिस कंपनी की बुक्स भी आप लोग पढ़ते हो। ठीक हो गया। आई कैप ने वहां से बुक्स बनवाई थी। 1 पाउंड में वो कॉलेज बिका था। बहुत बड़ा कॉलेज था, यूके इंडस्ट्री की मार्केट का सबसे बड़ा अकाउंटेंसी कॉलेज 1 पाउंड में बिका था। अभी कुछ साल पहले, शायद पिछले साल की बात है, पाकिस्तान में एक बैंक 1000 रुपए में बिका। उस बैंक के 67 बिलियन के एसेट थे, 105 ब्रांचेस थी और 1000 रुपए में बिका है। KSB बैंक था जिसको बैंक अल इस्लामी ने खरीदा है 1000 रुपए में। क्यों? उसे उसका फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। क्यों? उस कंपनी की शायद एसेट 500 थे लेकिन लायबिलिटीज 1000 थी। क्यों? आपने खरीद तो ली चीज, कंपनी खरीद ली, लेकिन उसके सिर्फ एसेट नहीं खरीदे, उसकी मुसीबतें जो पे करने वाली हैं वो भी अब आपकी बन जाएंगी। अब उस KSB बैंक के सपोज एसेट 500 थे लेकिन लायबिलिटीज कितनी थी, 1000। दिस मीन आप 1000 में नहीं खरीद रहे, आपने खरीदने के बाद क्या करना है, उसकी वो जो 1000 की लायबिलिटीज हैं वो आपने पे करनी है। क्या ख्याल है? तो आप 1000 में नहीं, बेसिकली वो 1000 में खरीद रहे उसे। क्यों? उसमें फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल आपको नजर नहीं आ रहा। तो आप फिर क्या करोगे, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू क्या रखोगे, कम रखोगे। कितनी कम हो सकती है? 1 पाउंड 1000 रुपया भी हो सकती है। जब एक कंपनी खरीद रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों साइडों से कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होनी चाहिए ना। उधर से कंपनी आपको मिल रही है, आपकी तरफ से कंसीडरेशन क्या है, 1 पाउंड। फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, डीड हुई कि आपने ये बाइंग की है। क्या कह रहा? तो मार्केट वैल्यू है क्या, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है। अगर ज्यादा आपको नजर आ रहा है बुक वैल्यू से तो आप क्या करोगे, मार्केट वैल्यू ज्यादा रखोगे। और अगर फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल आपको नजर नहीं आ रहा, मीनी तो मुसीबत है, डूबता जहाज है, इसको खरीदने के बाद मैं डूब भी सकता हूं या इसको मैंने ही नीचे से ऊपर निकाल के लाना है, मेरी लायबिलिटीज भी मेरी हो जानी है। तो दिस मीन फिर आप मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम भी रख सकते हो। कितनी कम रख सकते हो, 1 रुपए तक भी रख सकते हो। ये तो फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना। ठीक हो गया। तो कंपनी है जिसकी इक्विटी कितनी है, 200, मीन बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, 200। तो एक इन्वेस्टर ने कहा मैं इस कंपनी को 350 में खरीदूंगा। तो ये 350 क्या बन गई, उसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। क्यों? उसे फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है। क्या कहला है? राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की सपोज आप कहते हो कि इक्विटी हम कहते हैं 1 बिलियन है, तो हो सकता है कोई इन्वेस्टर इसे 2 बिलियन में खरीदने के लिए रेडी हो जाए। क्यों? कस्टमर बड़ा आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है। तो मार्केट वैल्यू है क्या, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। ठीक हो गया। सो कैसे निकाली जाती है कि एक फार्मूला हमने देखा, क्या, टोटल शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। एक मेथड और देखने जा रहे हैं हम कि बुक वैल्यू है कितनी, 200, मार्केट वैल्यू कितनी लग गई, 350। क्या ख्याल है? तो क्या किया हमने, 350 डिवाइडेड बाय 200 किया, तुम्हारे पास एक रेशो आ गई कितनी, 1.7, 4, 5, 6 कितना, 1.75। ये जो रेशो है ना, इसे नाम दिया जाता है प्राइस टू बुक रेशो। कौन सी रेशो है ये, प्राइस टू बुक रेशो। प्राइस टू बुक रेशो।
दिस मीन मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस टू बुक रेशो। क्या ख्याल है? तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू इनटू प्राइस टू बुक रेशो। क्या ख्याल है? बुक वैल्यू कितनी है 200, प्राइस टू बुक रेशो कितनी है 1.75, तो ये कितना आ गया 350। ये बात भी समझ आती। इसमें एक मेथड और भी है, और मेथड 2 क्या है? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। किसकी बुक वैल्यू? इक्विटी की बुक वैल्यू इनटू प्राइस टू बुक रेशियो। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू का 1.75 टाइम्स है। यूं कह सकते हैं इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू का 1.75 टाइम्स है। तो अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में दे दे भाई ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं और ये प्राइस पर शेयर है, मार्केट वैल्यू निकालें, तो हम मेथड 1 से निकाल देंगे। अगर वो कहे कि नहीं ये कंपनी की इक्विटी है या इसकी कंपनी की बुक वैल्यू है और ये बुक वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू का इतने टाइम्स है, मीन उसने प्राइस टू बुक रेशियो भी दे दी, तो फिर भी हम मार्केट प्राइस वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? मीन अगर टोटल शेयर्स और प्राइस पर शेयर दी गई है तो मेथड 1, और अगर बुक वैल्यू दी गई है तो फिर हमें साथ क्या चाहिए? प्राइस टू बुक रेशियो चाहिए। क्या ख्याल है? तो बुक वैल्यू इनटू प्राइस टू बुक रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास? मार्केट वैल्यू आ जाएगी। यहां तक बातें समझ आती हैं? चलिए थोड़ा आगे मूव होते हैं। कोशिश करनी है हमें अब से ऑनवर्ड क्लास में नींद पूरी करके आना है, हो सके तो नाश्ता भी करके आना है ताकि सेंसेस हमारे ठिकाने पे रहें। पीछे जो हो गया रिजल्ट पता नहीं क्या 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 आया, उसे अब छोड़ देना, वहीं पे आगे का डिसाइड कर लेना है और उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली अब आगे जिंदगी को चलाना है। पीछे की तरफ अब नहीं देखना, जो होना था वो हो गया, ठीक हो गया, जो होना था वो हो गया। अब आगे देखना है हमने क्या फ्यूचर को हमने कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया? कोई पेपर किसी का फेल हुआ है तो अपनी मिस्टेक देखो क्यों फेल हुआ है। क्या आपने रेगुलर क्लासेस ली थी? क्या आपने सारे टेस्ट दिए थे? क्या आपने मंथ बिफोर एग्जाम अपना सिलेबस 100% कंप्लीट करके आखिरी मंथ में सिर्फ 10 दिन देके रिवीजन ही की थी? अगर नहीं किया था तो पेपर पास नहीं हो सकता था और ना हुआ होगा। अगर फेल हुआ है तो इस चीज़ को आपने फोकस करना और कोशिश करना है आगे ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा? मंथ बिफोर एग्जाम आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए विद टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। आखिरी मंथ में जब आप कुछ नया कर रहे हो तो रिवीजन का टाइम नहीं मिला, ना उस नए को ना वो पिछले को। वो नए की खातिर वो पिछला वैनिश हो गया और पेपर पास। रिवीजन के बिना आई कैप का कोई भी पेपर नहीं होता, तुक्के से आई कैप का कोई भी पेपर अब पास नहीं होता। पास करना पड़ता है, 50 नंबर लेना पड़ते हैं, ऐसे नहीं आ जाते। कोई कहता है मैंने 50 नंबर का अटेम्प्ट करके 50 नंबर ले लिए, मैंने 57 का अटेम्प्ट करके 50 नंबर ले लिए, सिको तेरा मुंह लाल है, मैं अपना चपेट मार के लाल नहीं करना, ऐसे नहीं होता। 50 नंबर आई कैप पेपर में लेना पड़ते हैं, मिलते नहीं है। क्या कहला? इसलिए हमें क्या करना है? मंथ बिफोर एग्जाम सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। आखिरी मंथ में हमने रिवीजन करनी है, मॉक देना है, साथ साथ सारे टेस्ट देने हैं। पेपर फेल नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा पेपर फेल करना आप लोगों के लिए। हाँ, अगर हम क्लासेस नहीं लेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, आखिरी मंथ में कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे होंगे
क्यों, इसने तो कह दिया मैं 31 जनवरी तक ख़त्म कर दूंगा, तो हम बाद में पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, तो फिर रिवीजन नहीं होगी, फिर पेपर पास करना मुश्किल, फेल करना इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन मिला में कुछ, अच्छा ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी हमने कोई 3-4 क्वेश्चन कवर किए, इनके आंसर नहीं मैं आपको दे रहा, ना मैं दूंगा, ना मुझसे एक्सपेक्ट करना है कि इनके आंसर मैं आपको दूंगा। इनके आंसर क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। वो अच्छी फॉर्म में आपके पास आंसर होने चाहिए, तो आपने घर जाके एक दफ़ा दोबारा से इनको सॉल्व करना है एज ए असाइनमेंट, तो अच्छी फॉर्म में आंसर आपके अपने आपके पास होंगे। मैं आपको इनके आंसर बना के नहीं देने वाला, बोर्ड पे सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक हो गया। तो इसलिए मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो साथ आंसर भी दूंगा, ताकि अगर हम किसी दिन नहीं है तो हम रटा लगा लेंगे, नहीं, ये हरकत नहीं चलेगी। किसी दिन आप नहीं आए तो क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी से गए, आपकी ज़िंदगी आसान, सिलेबस कम। हाँ, उनमें से अगर कोई पेपर में आ गया तो फिर मेरा कसूर होगा, क्योंकि मैंने आपको आंसर नहीं दिया था। ऐसी बात है ना, ऐसी होगा ना कि एक दिन मैंने छुट्टी कर ली तो इसने आंसर ही नहीं दिया, ये क्या बात हुई। तो फिर आपको अरेंज करने हैं अपने दोस्तों से कि भाई वो कल क्या किए थे, वो क्या आंसर थे, वो फिर आपने वहाँ से कॉपी करने हैं। मैं आपको आंसर बोर्ड पे दूंगा, ठीक है, पेपर में नहीं दूंगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 हमें मिला, ट्राई करेंगे जरा, देखेंगे क्वेश्चन क्या है, क्या रिक्वायर कर रहा है आपसे। कंपनी के एसेट्स ये हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंपनी के एसेट्स जो हैं वो ये हैं, टोटल लायबिलिटीज ये हैं। कंपनी हैज इशूड 50,000 शेयर्स इन द मार्केट। इफ द प्राइस टू बुक रेशियो इज 2.78, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर कंपनी। और जब प्राइस टू बुक रेशियो दी गई तो हमें क्या चाहिए, बुक वैल्यू चाहिए। किस चीज की बुक वैल्यू चाहिए, इक्विटी की बुक वैल्यू चाहिए। और इक्विटी की बुक वैल्यू आप निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू क्या आती है जरा मुझे बता देंगे। 330,800 क्या ख्याल है, यही निकली है। इनटू हमारे पास रेशो दी गई है कितनी, 2.78, तो हमारे पास आ गई क्या, 916240। ये क्या आ गई, एंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू। अब उसने कहा नहीं पर शेयर भी आपने देनी है मार्केट वैल्यू, तो क्या करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000, तो आपके पास आ जाएगी 183.92। तो ये पार्ट बी का आंसर है और ये पार्ट ए का आंसर। सिंपल, किसी को समझ आ गई इस चीज की। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5। 2 डिजिट राउंड ऑफ कर ले। जब मिलियन बिलियंस की बात हो तो कोई 2-4 हज़ार की बात खैर है, हम बड़ी गेमें खेल रहे हैं, क्या ख्याल है, वहाँ पे 2-4 हज़ार की बात नहीं है। जब मिलियन बिलियंस में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो 2-4 हज़ार ऐसे ही फेंक दिया करो, खैर बड़े इन्वेस्टर बनना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 प्लीज ट्राई करेंगे।
फाइनेंशियल एनालिसिस में हम बड़ी बड़ी गेमें खेलेंगे, छोटी छोटी बातें हमने नहीं सोचनी। बड़ा सोचोगे तो बड़े बनोगे। ये दोनों कंपनीज की मार्केट वैल्यू आपने निकालनी है, और एक का डाटा शायद आपको शेयर्स के साथ दिया गया है, दूसरे का प्राइस टू बुक वैल्यू के साथ दिया गया। प्राइस टू बुक वैल्यू में हमें क्या चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो चाहिए, और साथ हमें इक्विटी की बुक वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। दूसरे के हमें क्या चाहिए, टोटल शेयर्ड इशूड इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। क्या ख्याल है? तो अगर हम पहले कंपनी मासूम की बात करें तो मासूम का शेयर कैपिटल जो है वो इतना है, ₹10 पर शेयर है। रिजर्व उसके इतने हैं, तो इक्विटी उसकी जो है वो बनी है 490 की, कि 4900 की, 4900,000। मार्केट वैल्यू पर शेयर फॉर मासूम लिमिटेड इज ₹60। हिरानी की प्राइस टू बुक रेशो दी गई है, तो मासूम की मार्केट प्राइस पर शेयर दी गई है। तो हमने नंबर ऑफ शेयर लेने हैं या शेयर कैपिटल लेना है? नंबर ऑफ शेयर लेने हैं, शेयर कैपिटल नहीं लेना। और नंबर ऑफ शेयर लेने के लिए हमारे पास क्या डाटा है, 1400,000 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, और कितने आ गए, 140,000 आ गए। क्या ख्याल है? इंटू प्राइस पर शेयर दी गई है, कितनी दी गई है, 60। तो हमारे पास आ गई क्या, मार्केट वैल्यू 8,000। ये आ गई हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ मासूम। अब चले गए हिरानी में। क्या ख्याल है, ये क्या थी, मासूम की थी। अब चले गए हिरानी में। तो हिरानी में हमने देखा हमें क्या दी गई है, प्राइस टू बुक रेशियो दी गई है, और प्राइस टू बुक रेशियो दी गई है 3.89। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है इसकी, 2280,000। बुक क्या, प्राइस टू बुक रेशियो 3.89। तो मल्टीप्लाई किया तुम्हारे पास 8869। सिंपल। लो बच्चों वाली बातें, हम क्या क्यों में बैठे हुए, ऐसी बातें हमसे करवाई जा रही हैं। मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू डिफरेंट चीजें नहीं है। मार्केट प्राइस शेयर की है, मार्केट वैल्यू कंपनी की है। हम जब भी मार्केट वैल्यू की बात करेंगे तो हमने कंपनी की मार्केट वैल्यू, उसकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू की बात करनी है, शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं। ठीक हो गया? हाँ, पिछले क्वेश्चन में उसने क्या किया, हमसे कंपनी की भी निकलवाई और शेयर की भी निकलवा ली। तो वो शेयर की जो हमने निकाली वो बेसिकली है क्या, मार्केट प्राइस पर शेयर आ गई थी एक तरह की। मार्केट वैल्यू पर शेयर फॉर मासूम लिमिटेड मीन मार्केट प्राइस पर शेयर। लेकिन मेनली मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करनी है कंपनी की, तो मतलब उसकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू। ठीक हो गया? इस कंपनी पूरी के लिए क्या आप ऑफर करोगे। ठीक हो गया? सो दो मेथड अभी तक हमने डिस्कस किए। पहला मेथड क्या है कि हमने टोटल शेयर्स लेने हैं इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर करना है, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन रियलिटी में ऐसी बातें नहीं चलती। दूसरा हमने मेथड देख लिया कि हमने क्या करना है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो करना है, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। यहां तक बातें हजम होती हैं। इजी काम था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश फ्लोज। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश फ्लोज। ईयर 1 to 5 है और कैश फ्लो 1 है कि ईयर 1 में आपको मिलेगा कितना 100। करंट क्या होता है ईयर 0 मीन ईयर 1 में एक साल बाद आपको मिलेगा कितना 100। डिस्काउंट रेट है कितना 12.5%। दिस मीन हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू हाँ जो कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 1 प्लस आर या आई, जो यहाँ पे क्या है 1.25 आ जाएगा। 12.5% को हम क्या कर लेंगे 0.125 कर लेंगे इंटू रेज टू पावर एन। क्यों क्या ख्याल है? वैल्यू दे देंगे मुझे क्या आती है 88। इसका मतलब क्या हुआ 88.8। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल बाद का जो 100 है वो आज कितना है 88.8 मीन 89 है। एक साल बाद जो 100 है आज उसकी वैल्यू क्या है 89। ऐसी बात है। सेकंड कैश फ्लो में जाएं। सेकंड कैश फ्लो की अगर हमने पीवी निकालनी है तो क्या कहता है जी कि अगले 5 साल तक आपको 150 मिलेगा। डिस्काउंट फैक्टर है कितना 12.5। तो हम क्या करेंगे पीवी निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है। कितना में मिलेगा 150 और इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इनके रिलेटेड डिस्काउंट फैक्टर से मीन 1 प्लस 0.125 रेज टू पावर 1 प्लस 0.125 रेज टू पावर 2 और सो ऑन 3 4 5। नहीं हम एनटी में चले जाएंगे, एंटी फैक्टर में चले जाएंगे। एंटी फैक्टर का फार्मूला क्या था पीवी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.125 रेज टू पावर माइनस एन बोले तो 5 डिवाइडेड बाय 0.125 रेट। क्या कह रहा है यही था फार्मूला। वैल्यू दे देगा मुझे 53 ऐसी बात थी कि नहीं थी? ऐसी बात ऐसी था मीन यहां पे क्या आ गया हमारे पास 150 मीन फार्मूला हमारे पास क्या बन गया R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आर क्या था रिटर्न आउटपुट जो आपको मिलना है आने वाले सालों में। क्या कह रहा है आई क्या है डिस्काउंट फैक्टर रेट जो आपके पास दिया हुआ है 12.5 मीन 0.125 और एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स जो कितने हैं यहाँ पे 5 हैं। तो आपने एमटी में क्या लेना होता है माइनस एन लेना होता है। क्या ख्याल है प्रेजेंट वैल्यू के में आपने पॉजिटिव एन लेना होता है। ये बात समझ आती है? क्या ख्याल है? चलिए आगे। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं क्यों में वापस चलेंगे? नहीं ये पढ़ना हमारा मकसद नहीं, इसे हमने एक नई चीज निकालनी है। एक और तीसरा कैश फ्लो भी हमारे पास। क्या ख्याल है? जो कहता है कि 120 मिलेगा अगले 5 सालों तक नहीं ता क़यामत मिलेगा, सारी जिंदगी मिलता रहेगा। परपेचुटी। इसी फार्मूला में अगर हम उसे फिट करें तो क्या आ जाएगा R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय आई। क्या ख्याल है? तो R कितना है उसमें 120 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.125। क्या ख्याल है रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय
आई क्या आ गया हमारे पास 0.125। इस फार्मूला को अगर मैं खोलने की कोशिश करूं, हमने कहीं पे मैथमेटिक्स में पढ़ा जिसकी पावर इन्फिनिटी होती है वो इक्वल टू 0 होता है, ऐसी बात थी क्या ख्याल है? तो क्या आ गया हमारे पास r इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आई, ऐसी बात है क्या ख्याल है? 0 0 खत्म हो गया, पीछे क्या रह गया r इंटू 1 ओवर आई। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि r ओवर आई। ये क्या है? परपेचुटी। इस क्वेश्चन का आंसर आप इसके अकॉर्डिंगली निकाल लोगे, क्या बनेगा? 960। यहां से हमने बेसिकली निकाला क्या है? ये एक चीज निकाली है जिसके ऊपर अभी हम आगे बहस करने जा रहे हैं। ये उतारो, जल्दी उतारो, फिर आगे चलते हैं। नहीं, 3 आंसर मिल गए हमें, 3 प्रेजेंट वैल्यू मिल गई ना तीनों कैश फ्लोज की, लेकिन उसके अंदर से हमने एक चीज निकाली है बेसिकली r ओवर आई। कैसे निकाली ये चीज समझ आई है? वही जो परपेचुटी का फार्मूला है, क्या ख्याल है? परपेचुटी का फार्मूला है वो हमने देखा है। दिस मीन ये जो 120 हमें ता क़यामत मिलेगा, इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 960 है। अगले 5 सालों तक हमें जो 150 मिलेगा उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 534 है। अगले साल जो हमें 100 मिलेगा उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? कितनी थी? 88.8। ठीक, क्योंकि ये क्यूएम था, मैंने कुछ नया नहीं किया। बेसिकली ये एक चीज मैंने यहां से निकालना चाहिए थी। ये क्या है? अब इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आगे चलें जी। सो हमने देखा जी कि पीवी जो है वो इक्वल टू आर बाय आई है किसकी? परपेचुटी की। सपोज एक कंपनी है, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक कंपनी का बिजनेस हमने स्टार्ट किया कितने से? सपोज 1000 से। तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो कंपनी का कितना है? ईयर 1 में 1000। ठीक हो गया। ये कंपनी क्या करती है? अपने इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपने कैपिटल के ऊपर 20% कमाती है। 20% कितना बनेगा? 200। ठीक हो गया। ये जो 20% कंपनी कमाती है ना, इसे बोला जाता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्या है? ROE स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी। कितने परसेंट? 20%। कंपनी जितना भी कमाती है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी जितना भी कमाती है वो एज ए डिविडेंड पे कर देती है, अपने पास कुछ नहीं रखती। कंपनी क्या कर देती है? जितना भी कमाती है वो एज ए डिविडेंड पे कर देती है। तो 200 कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया, तो आपके पास कितनी अमाउंट बची? 1000 क्लोजिंग। ईयर 2 में फिर क्या आया? 1000, 200 रिटर्न एंड इक्विटी। जितना भी कमाया आपने क्या किया? डिविडेंड पे कर दिया, तो आपके पास कितना बचा? 1000। ईयर 3 में फिर यही कहानी दोहराई गई, और 1000 है आपके पास, 200 आपने जो है वो कमाया, 200 आपने डिविडेंड पे कर दिया, क्लोजिंग आपके पास 1000। ईयर 4 में फिर यही कहानी चली, 1000, 200 आपने कमाया, 200 आपने पे कर दिया डिविडेंड, तो आपके पास कितना बचा? 1000। और ता क़यामत यही कहानी चलती रहेगी। ऐसी बात है। अब एक इन्वेस्टर आता है, कहता है क्या बात है, कंपनी जो है वो 20% रिटर्न ऑन इक्विटी कमाती है और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। उसने कहा कि मैं इस कंपनी को बाय करना चाहता हूं और मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो है 16%। मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो कितना है? 16%। रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? 16%। अब इस कंपनी की हमने निकालनी है मार्केट वैल्यू। क्या निकालनी है?
मार्केट वैल्यू। तो कैसे निकलेगी कि कंपनी जो डिविडेंड देती है वो कितना देती है, 200 कांस्टेंट डिविडेंड देती है। ये डिविडेंड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कहां पर तक, जब तक कंपनी मार नहीं जाती ता क़यामत। ठीक हो गया। अब हमने यहां से मार्केट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, ये जो कांस्टेंट डिविडेंड है कंपनी का 200 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, ये क्या है, रिटर्न आउटफ्लो, डिविडेंड जो मिलना है इस कंपनी से इन्वेस्टर को, और डिवाइडेड बाय आई क्या है, रेट, और रेट इसमें क्या है, रिक्वायर्ड रिटर्न का रेट, और वो कितना है 16%। तो मुझे इसकी मार्केट वैल्यू बता दें, 1.1250। दिस मीन वो इन्वेस्टर इस कंपनी को कितने में बाय करेगा, 1250। कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कितना है, 1000। देखिए इन्वेस्टर इसका 1250 देने के लिए रेडी है। देखिए इन्वेस्टर इसका 1250 देने के लिए रेडी है। क्यों, उसे ता क़यामत इस कंपनी के अंदर 200 निकलता नजर आ रहा है, इसलिए 1250 देने के लिए रेडी है। क्या कर, अगर ये निकलता नजर नहीं आ रहा, कम नजर आ रहा है, तो क्या करेगा, इस 1000 बुक वैल्यू वाली कंपनी का कितना पे करेगा, शायद इसे कम पे करेगा। ऐसी बात है। अगर यही डिविडेंड उसे ज्यादा निकलता नजर आ रहा है, सो 30% इसका ROE है, डिविडेंड इसको सारा का सारा मिल रहा है, मीन 300 नजर आ रहा है, तो फिर शायद वो इस अमाउंट से ज्यादा मार्केट वैल्यू लगाएगा। ये बात समझ आती है, इसको उतारने जरा आगे चलते हैं। क्या ख्याल है, समझ आई बात कि कंपनी जो है उसमें 1000 हमने इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 20%, मीन कितना वो जनरेट कर रही है, आउटपुट 20%, और कंपनी में एजम्पशन क्या ली गई, कंपनी जितना कमाती है वो एज ए डिविडेंड पे कर देती है, तो डिविडेंड भी कितना है 200। तो सारी जिंदगी ऐसे बात चलती जाएगी। क्या ख्याल है, ये बात किसकी आ गई, परपेचुटी की आ गई। एक इन्वेस्टर जो है वो कंपनी को खरीदना चाहता है और उसका रिक्वायर्ड रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है कितना 16%। तो आप मार्केट वैल्यू निकाल दें, तो चूंकि परपेचुटी है तो मार्केट वैल्यू निकालने का हमने एक फार्मूला परपेचुटी से क्या निकाल लिया, R/I। R क्या है, रिटर्न, रिटर्न बोले तो डिविडेंड, डिवाइडेड बाय I बोले तो जो रेट है आपके पास। लेकिन ये किस कंपनी के लिए है, जिसका कांस्टेंट रिटर्न है, कांस्टेंट डिविडेंड जो कंपनी पे कर रही है, उस कंपनी के लिए R/I यूज होगा, जिसका डिविडेंड क्या है, कांस्टेंट है। और ऐसी कंपनीज कौन सी होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनका कांस्टेंट रिटर्न होता है। क्या कह रहा है, क्यों, पब्लिक कंपनी को कुछ रिजर्व में भी रखना पड़ता है ना, कांस्टेंट रिटर्न नहीं होता, कांस्टेंट डिविडेंड उनका नहीं होता, उनका डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक हो गया। एक प्राइवेट कंपनी का हो सकता है कि उसने कमाना ही इतना है, मीन जितनी भी उसकी कॉस्ट है इंटू 20% प्राइस उसने रखनी है, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वही सारा का सारा वो डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें एक हमारे पास मेथड 3 भी आ गया मार्केट वैल्यू निकालने का, और वो क्या है, R/I। R/I क्या कह रहा है, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मेथड भी कह सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मेथड भी कह सकते हैं। कब, जब कांस्टेंट डिविडेंड कंपनी का दिया हो और हमें रेट मिल जाए तो हम उससे भी मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। कांस्टेंट मीन कब तक कांस्टेंट, ता क़यामत, हद्दे निगाह तक। तो फिर हम क्या करेंगे, वही जो परपेचुटी से हमने एक चीज डिटरमाइन की है R/I, वो अप्लाई कर देंगे। चले आगे, और क्या कह रहा है, ये काफी है, आज काफी है। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे जरा। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। एनुअल डिविडेंड ये है के ई स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बोले तो रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं था ना। रिक्वायर्ड रिटर्न मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उसके ऊपर मुझे इतना रिटर्न चाहिए। क्या कहला है? कॉस्ट ऑफ डेट क्या था? मैं डेट दे रहा हूं तो उसके मुझे ऊपर इतना रिटर्न चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है, तो क्या करो, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीनों की क्या करो, मार्केट वैल्यू निकाल दो। तो कंपनी ए की निकल आएगी कैसे? 150 डिवाइड बाय 12%, कितनी आई? 1250। तो कंपनी ए के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है। सो कंपनी ए के लिए हम क्या करेंगे जी? कितनी है? 150 डिवाइडेड बाय 12%, तुम्हारे पास आ गई 1250। कंपनी बी की कितनी है डिविडेंड? 250 डिवाइडेड बाय 10%, तुम्हारे पास आ गया 2500। कंपनी सी के लिए 280 हमारे पास डिविडेंड है और 22% हमारे पास रिक्वायर्ड रिटर्न है, इज इक्वल टू 1 to 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको आता होगा। आता है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंपनी ए, बी, सी, डी। तो कंपनी ए को अगर हम देखें तो कंपनी ए कहता है जी प्रॉफिट्स हैं कितने? 460,000, शेयर्स हैं 25,000, मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन नहीं है जो आपने निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12.5% और टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आपने निकालनी है। तीन मेथड है हमारे पास। क्या ख्याल है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मीन मार्केट वैल्यू हमने निकालनी है लास्ट वाली पहले। क्या इस मेथड से निकल सकती है? टोटल शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। क्यों? हमारे पास शेयर तो दिए गए लेकिन मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दी गई। क्या दूसरे मेथड से बुक वैल्यू इनटू प्राइस टू बुक रेशियो निकल सकती है? नहीं। क्यों? हमारे पास दोनों चीजें ही नहीं है। तीसरा मेथड क्या है? आर ओवर आई, पीवी ऑफ डिविडेंड मेथड। डिविडेंड डिवाइडेड बाय रेट। रेट हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना रेट है हमारे पास? 12.50। तो क्या डिविडेंड है हमारे पास? एज्यूमिंग जितना प्रॉफिट है वो सारा का सारा कंपनी एज ए डिविडेंड पे कर देती है। इस अजम्पशन के साथ हम चलेंगे। क्या कह रहा है? तुम्हारे पास प्रॉफिट तो है ना, और प्रॉफिट ही क्या है? डिविडेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम देखें कंपनी ए के लिए तो हमारे पास डिविडेंड जो है वो दिया गया है कितना? 460,000 डिवाइडेड बाय रेट दिया गया है कितना? 12.50। तो हमारे पास 36 इतना है। तो ये क्या आ गया? जो लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क था, लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या कह रहा है? तब हमने निकालनी है क्या? मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं आपके पास, वो कितने दिए गए हैं? 2500। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 140 25,000 है। 147.2 पर शेयर। क्या ख्याल है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन मार्क है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और ये आपका जो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क जो तीसरे नंबर पे दिया गया था मार्केट वैल्यू पर शेयर, वो आ गया। क्या ख्याल है? कंपनी बी में चले। कंपनी बी में वो कहता है जी प्रॉफिट इतना है, शेयर इतने हैं, मार्केट वैल्यू पर शेयर भी आपको दे दी है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने निकालनी है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इतनी है।
उसने हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, ये वाली चीज। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। मीन डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो डिविडेंड आपको दिया गया है, क्या ख्याल है? सो कंपनी बी की अगर हम बात करें तो डिविडेंड आपको दिया गया है कितना, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय ये दिया गया मार्केट वैल्यू आपको, क्या ख्याल है? ये क्या थी, मार्केट वैल्यू, ये क्या था, डिविडेंड था, और ये क्या था, रिटर्न था, जिसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हैं, क्या ख्याल है? सो कितना आ गया हमारे पास, कितना है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू कितनी है इक्विटी की, 187,000, क्या ख्याल है? तो हमारे पास क्या आ गया, 16% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। औखा काम हो गया, इजी। तो अगले दो निकाल दो, इसी तरह से कंपनी सी का निकल आएगा, और जैसे ए किया वैसे कंपनी डी का निकल आएगा, क्या ख्याल है? तो कंपनी सी के लिए क्या करेंगे, कंपनी सी के लिए डिविडेंड दिया गया कितना, 250,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कितनी दी गई है, 1,111,111 इज इक्वल टू 22.5। और कंपनी डी के लिए जैसे कंपनी ए किया था, डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिटर्न, डिविडेंड कितना है उसका 1.8 मिलियन डिवाइडेड बाय रिटर्न कितना है 8%, 1.8 मिलियन डिवाइडेड बाय रिटर्न 8%। तो हमारे पास आ गया क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना, 225,100,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं कितने, 60,000। तो हमारे पास आ गई क्या, मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी, 375,000 या 375 सिर्फ, 375 पर शेयर आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी आप करने के काबिल हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी बात कल करके फिर उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक प्लीज, ये कितने क्वेश्चन हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 5 क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट। कल आपके पास ये 8 क्वेश्चन 1 to 8 अटेम्प्टेड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक हो गया, भाग जाओ, कल मिलते हैं।